के नाम। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था चार्जेस के बारे में, हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना है अच्छे तरीके से। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक्चुअल में क्या बताया कि अगर हमारे पास मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मान लिया स्मॉल r। ठीक है, तो पहली इन्होंने कूलॉम ने कंडीशन दी थी कि दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टैटिक। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टैटिक। और दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि वेरी स्मॉल चार्ज होने चाहिए। ठीक है, वेरी स्मॉल चार्ज होने चाहिए। स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज स्टैटिक ही होगा, है ना। तो इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने ये बताया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मैं यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला अट्रैक्शन और रिपल्शन, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स दो टाइप का हो गया ना, एक तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया और एक हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोल रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोला, आप अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों नहीं बोल रहे। अरे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चार्ज हमें दिए गए, क्या हमें इनकी पोलैरिटी पता है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, नहीं पता। नहीं सर। तो जब हमें यहाँ पे प्लस माइनस का साइन का कुछ पता ही नहीं है, तो हम यार ये कैसे बोल देंगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, हम कैसे बोल देंगे कि उनके बीच में रिपल्शन लग रहा है, हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैंने अट्रैक्शन और रिपल्शन से बचने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया यार, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, जो भी होगा पता नहीं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर इनमें से कोई नेगेटिव होगा तो उसका माइनस साइन हमें हटाना है। अगर इनमें से कोई भी चार्ज नेगेटिव है तो उसमें से हम माइनस साइन को हटाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। इसके बाद जो भी फोर्स होता है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई भी है, क्या कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। घर से फादर की डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी बच्चे की शैतानियां उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतनी बढ़ती जाएंगी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा दूर होगा तो उनके बीच का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता जाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फ्री फील करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फ्री फील करेगा। यस, तो अब यहाँ इन दोनों को जब अपन कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो कांस्टेंट यहाँ पे लगा देंगे 1/4πε0। कई सारे फैकल्टीज, टीचर, एजुकेटर्स यहाँ पे K लगा देते हैं, बट K मुझे लगाना पसंद नहीं है। उसकी वजह क्या है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगी। यहाँ पे ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, बस यही होता है कूलॉम्स लॉ, यही होता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब इसमें ये जो 1/4πε0 है इसका क्या मीनिंग है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 9 × 10⁹ ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1/4πε0 का यूनिट क्या होगा, तो यार यूनिट निकालना तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे यूनिट, उसमें कोई मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। देखना 1/4πε0 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, FR² देख लो, लिख सकते हैं ना। तो 1/4πε0 का यूनिट इसी के तो इक्वल होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, चार्ज का मैंने अभी आपको बताया था कूलम इंटू कूलम होगा, कूलम स्क्वायर, यूनिट आ गया लो। यस, तो मतलब ऐसे रटना नहीं है, यूनिट रट रहे हैं साहब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे रटना थोड़ी, मतलब है स्मार्ट वर्क करना है। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यस, या वैक्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैक्यूम लिख दो, चलो लो VACWM शायद, चलो जो भी हो ठीक है,
तो एप्सिलॉन नॉट Yes. को हम लोग बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है? 8.85 10 रेज़ टू पावर 8.85 -12। 8.85 10 रेज़ टू पावर -12। अब ये -12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सर कहाँ से आ रहा है? अरे यहीं से आ रहा है। यहाँ देखो 4 पाई आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता है, सामने 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 है। आप इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा निकल के। और अगर आपसे कोई पूछ दे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट आप देखो यहाँ 1 अपॉन में लिखा है ना, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, सामने यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो उसका यूनिट निकालना है, तो ये यूनिट उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। और अब एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट और इसका क्या कहते हैं डायमेंशन पूछा गया है आपसे, ठीक है। एक बार जेई के एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा गया है, हालांकि साथ में उसने म्यू नॉट का भी पूछा था। म्यू नॉट क्या होता है ये मैं मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा आपको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, मैग्नेटिज्म में आएगा ये, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का दोनों का साथ में डायमेंशन पूछा था। तो डायमेंशन आप इस यूनिट से निकाल सकते हो ना, बहुत ही आसान है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 स्क्वायर है तो A2T2 हो जाएगा, अपॉन न्यूटन है, न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, यानी MLT-2 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली जो डायमेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा? M-1 L-3 L-3 T4A2, ये डायमेंशन आ जाएगा। T4A2 बस ये डायमेंशन है। बताओ क्या दिक्कत है? आसान है। बस ये यूनिट अगर आपको पता होता तो आप यूनिट से डायमेंशन निकाल लेते। मैंने आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए या तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए, लेकिन यूनिट आपको एसआई सिस्टम में पता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अपन ने देखो उसी कंसेप्ट का तो यूज करा है कि यूनिट पता थी तो यूनिट से ही तो डायमेंशन हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आया है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो? एयर हो या वैक्यूम हो। मैं क्या लिख रहा हूं देखो ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम लिख रहा हूं ना, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर दोनों चार्जेस के बीच में मान लो कि ये दोनों चार्जेस थे, एक था हमारे पास Q1 एक था हमारे पास Q2, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी, मान लो इस ऑब्जेक्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं 1/4πε0 को K क्यों नहीं लिख रहा था। यस सर। क्योंकि K तो यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करते हैं। यस, इसीलिए अब कंफ्यूजन होता कि सर वो वाला K डाइलेक्ट्रिक था कि ये वाला K डाइलेक्ट्रिक, इसलिए मतलब हेडिक था। अब कई लोग कह देते यार सर स्मॉल लिख देते कैपिटल लिख देते, यार क्यों लिख देते, मतलब हेडिक ही क्यों चाहिए हमें। अब पता चला आप रट रहे हो कि मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल के। इससे अच्छा यार डायरेक्ट आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1/4πε0 बोलो ना। यस सर। और के आप अगर वहां के लगाते तब भी आप उसको के की वैल्यू बाद में आप कहते कि यार के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो हम डायरेक्ट पहले ही बोल देंगे। मतलब हेडिक क्यों चाहिए, मतलब जीवन सुकून वाला चाहिए, आराम से चलने दो, स्मूथनेस, है ना। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हेडिक नहीं होता, है ना। हाँ, तो के यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इस केस में अगर अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? तो 1/4πε0 के साथ के चिपक गया, के मतलब वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये Q1 Q2 अपॉन R², तो मतलब एज इट इज है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। ये जो फोर्स हम लोगों ने निकाला, ये फोर्स आया मीडियम के लिए, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया, कोई मीडियम आ गया ना डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। मीडियम कौन सा है? हो सकता है कि ये मान लो वुडन ब्लॉक है, कोई वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, हो सकता है कि ऑयल भरा हो सकता है कि वाटर हो, है ना, हो सकता है कि सनमाइका की शीट हो, माइका शीट जानते हो ना, सनमाइका, हो सकता है सनमाइका की शीट। तो इस तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने अभी जो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था, ये फॉर्मूला कब था? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए? एयर के लिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा कि कंपेयर हो जाएगा। कंपेयर क्यों करना है? हमें ये चेक करना है कि डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या है और डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट के पहले फोर्स क्या था, मतलब फोर्स घट गया, बढ़ गया, क्या हुआ, क्या है, तो कंपेयर करना है ना। तो डिवाइड करेंगे, कंपेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो आप, FA/FM, ये था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे कितना था? 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है।
अब आप सोच रहे हो सर चार्जेस पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा है? जैसे मान लो कि इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को अगर हम पानी में डाल दें, मान लो आप, ठीक है, तो मतलब ये चार्ज है, ये क्या है, ये मतलब चार्जेस है, मतलब ऐसे थोड़ी है। तो क्या कहते हो, किसमिस, किसमिस सुना है आपने? सुना ही होगा, सुना ही होगा, सुना क्या है, यस सर। तो मतलब किसमिस थोड़ी है कि पानी में डाल दी फूल गई हो, है? तो चार्ज है, पानी में डालोगे या किसी भी मीडियम में तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच का इनका डिस्टेंस सर स्मॉल आर था, आपने मान लो उनको पानी में डाल दिया तो क्या बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा? हाँ सेम ही रहेगा यार, डिस्टेंस पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? तो ये पूरा टर्म तो खत्म ही हो गया, देखो आप, ये यस भी सर। पूरा टर्म ही खत्म हो गया यार। तो फिर बचा क्या है? वन अब ये देखो के सबसे नीचे था तो ये के सबसे ऊपर जाएगा, फिर जो सबसे ऊपर नीचे है वो जाएगा। सबसे ऊपर जाएगा, मतलब जो है ऊंचाइयों को पकड़ेगा वो। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया कि एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एफ ए अपॉन के हो जाएगी। अब आप मुझे इस यस सर। एक्सप्रेशन को देख के बस इतना बता दो, ये 5 स्टार लगा दिया मैंने इस पे, ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन को देख के बस इतना मुझे बता दो कि फोर्स की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई। देखो, गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को आप, और मुझे बताओ कि फोर्स की वैल्यू पे मतलब क्या इफेक्ट पड़ा है। एफ ए फोर्स जो है, एफ ए फोर्स जो है वो कब था, एफ ए फोर्स जो है वो कब था, एयर में। वैक्यूम हाँ वैक्यूम एयर में या में। एयर में। और एफ एम फोर्स है वो कब है, मीडियम में। मीडियम तो आप देख लो ना डाइलेक्ट्रिक कि मीडियम में जो भी फोर्स है वो इनवर्सली। एफ ए में डिवाइड हो रहा, के का डिवाइड हुआ है, डिवाइड। यस सर। तो डिवाइड जब होता हम्म। है तो वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होती है। अरे भाई जैसे यस आप सर। मान लो कि जब दोनों चार्ज एयर में रखे थे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स था 80 न्यूटन, मान लेते हैं। हम्म। अब कोई डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है जो हमने रख दिया, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, जो हम लोगों ने रख दिया है दोनों चार्जेस के बीच में। अब अगर आपसे बोला जाए कि बताओ फोर्स कितना है, तो यार आप क्या करोगे, एफ ए 10। अपॉन के। एफ ए कितना 80 है, यस के सर। कितना है 8 है, 80। तो आप 10 न्यूटन बोलोगे। अब आप इस 10 10 न्यूटन को 80 न्यूटन। न्यूटन यस से सर। कंपेयर करो, बताओ फोर्स डिक्रीज हो गया कि कम। इंक्रीज? कम हो गया, वेरी डिक्रीज हुआ। नाइस। हाँ तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस, ये एरो का सिंबल मतलब समझ लेना, ये डिक्रीज का साइन है, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस इन प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। वेरी नाइस। तो डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज हो डिक्रीज, जाता कोई है। पूछे कितना डिक्रीज होता है, तो आप कहना कि 1 अपॉन के टाइम्स, 1 अपॉन के टाइम्स, क्योंकि 1 बाई के आ रहा है के ना। टाइम। के यस टाइम्स सर। नहीं, के टाइम्स नहीं, 1 अपॉन के टाइम्स। 1 अपॉन 1 के अपॉन टाइम। के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, उल्टा है। क्योंकि देखो ना, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एफ ए। एफ एम एफ ए का 1 अपॉन के टाइम्स है, देखो आप हम्म। है कि नहीं है? यस सर। जैसे अगर बोला जाए x इज इक्वल टू 2y, तो आप बोलोगे x जो है ना वो y का 2 टाइम्स है, बोलेंगे। और अगर लिखा 2 हो टाइम्स x है। इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, तब भी आप वही बोलोगे ना कि x जो है वो y का 1/2 टाइम्स हम्म। है ना, तो वही चीज है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। ओके, लो स्लाइड खत्म, एक सेकंड रुको मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है जीवन में, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं अचानक से। स्लाइड खत्म कैसे हो रही है, मतलब जो है, हाँ जी, ओके, हाँ जी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो अपन लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के, के। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। और हाँ, अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी फ्री स्पेस। यस सर। परमिटिविटी, ओहो, VITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री परमिटिविटी स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये जो पूरा एप्सिलॉन नॉट इंटू के है ना, इसको हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि अब कोई मीडियम आ गया ना, देखो के साथ में लगा है तो कोई मीडियम है, ठीक है। तो जब कोई मीडियम आ जाएगा तो अपन उसको सिर्फ एप्सिलॉन, या फिर आप इसी एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये फॉर्मूला एक आपके सामने निकल के आ गया, तो यहाँ से के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस। अब के का नाम क्या था आपको पता है, के का नाम क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का नाम क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, वेरी नाइस। तो अगर कोई बोले आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space. That's all. Free space. I think this is clear to you. Yes, sir. Very nice. तो ये हम लोगों ने पूरा आज यहाँ पे देख लिया है कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये है। तो कूलम्स लॉ के बारे में उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो yes, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छे से करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।